अभी मेरी आवाज़ आ रही है? अब ठीक है। कोई एक कमेंट लिख दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं। हेलो। अ, एक बार बता दीजिए, कोई एक बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं, बस। हाँ है, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीरज जी। हाय संबित, गुड, बहुत बढ़िया। तो यस, थोड़े और लोग आ जाएं, हम फिर शुरू करें या शुरू कर लें अभी? यस, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो हम अभी शुरू करते हैं। जय देव। विनय, ठीक है। तो नमस्कार। हम आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो एडवांस मेकअप, मास्क और थिएटर प्रॉपर्टी के ऊपर है। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये सारे जो शायद थिएटर इंडस्ट्री में और चीज़ों में, जैसे डायरेक्शन को लेके बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, एक्टिंग को लेके बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, और लाइट, सेट, कॉस्ट्यूम, इन सब को लेके कहीं ना कहीं चर्चा होता है। लेकिन खास करके मेकअप को लेके, मेकअप और प्रॉप्स, शायद ही कहीं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होता हो। तो कोकोनट थिएटर इसके लिए मुझे ये मौका दिया, इसलिए थैंक यू। तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें एक्टर को मेकअप क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए मेकअप। पहले जो है कि हम अगर ऑडिटोरियम के अंदर है, हमारे ऊपर बहुत सारे लाइट है, 1000 वाट के बहुत सारे लाइट हैं। जब वो आता है हमारे फेस पे, तो वो फेस पे आके फिर बाउंस करता है ऑडियंस की तरफ। हाय। तो ऑडियंस की तरफ बाउंस करता है, तो इसमें क्या होता है कि ऑडियंस आपका फेस का एक्सप्रेशन को क्लियर देख नहीं पाता। तो उसके लिए जब हम बेस लगा लेते हैं तो वो बाउंस नहीं करता, वो लाइट जो है वो वहीं ऑब्जर्व हो जाता है, जिस वजह से ऑडियंस आपको अच्छे से देख सकता है। एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि ऑडियंस आपके पास है और या दूर है। दूर है तो कितना दूर है, जितना दूर होता है आप उतना ज़्यादा थोड़ा सा मेकअप करते हैं, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन, आपके जो भी मतलब आंखों के जो भी आंखों के थ्रू आप जो भी आपके ये होता है, तो आप सारे इस चीज़ को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। तीसरी बात ये है कि एक्टर एक स्क्रिप्ट जो है वो तैयार करता है, एक स्पीच तैयार करता है। अब वो स्पीच तैयार करते समय वो अपना पूरा जी जान उसमें लगा देता है, कैसे करेगा कैरेक्टर को, कैरेक्टराइजेशन के बारे में सोचता है। लेकिन जब मंच पर आने से पहले उसको संपूर्ण रूप देने के लिए मेकअप की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे वो पीरियड कौन सा है, टाइम पीरियड, मेकअप के थ्रू वो दर्शाया जा सकता है। वो कौन सा कंट्री का है, वो उसका कलर टोन क्या है, उस जो कैरेक्टर का, वो मतलब उसका मानसिक स्थिति क्या है, वो गरीब है, वो अमीर है, तो मेंटली वो पागल तो नहीं है, या वो बीमार है, वृद्ध है, या वो घायल है। तो इतने सारे चीज़ों को
अगर वो कैरेक्टर करने के बाद इन चीज़ों को वो अपने ऊपर ओढ़ लेता है उस चरित्र के ऊपर ये मेकअप के थ्रू, फिर वो उस कैरेक्टर को संपूर्ण रूप से जीने लगता है और उसको उस कैरेक्टर के डेप्थ में जाने के लिए उसको हेल्प भी मिलता है। इसलिए मेकअप की आवश्यकता है। अब हम ये बात करेंगे कि मेकअप जो है कि ये समय समय पर मेकअप जो है अपना स्वरूप को बदला भी है। मेरे कहने के हिसाब से ये है कि जैसे हम प्रिमिटिव एज में जाते हैं, वो प्रिमिटिव एज में जाते हैं या मतलब वो क्या बोलते हैं हम उसको, पहले इंसान धरती में आता है, फिर वो क्या करता है कि पहले नेचर का सामना करता है। फिर जो मैं आप लोग को इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो यंगर जनरेशन है उसको ये सब चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने इसको छोड़ा हुआ है, तो इसलिए इस सबको बता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद हम अपने विषय पे आएंगे। तो जो है कि वो नेचर का सामना करता है, नेचर का सामना करता है, तो फिर मैं भी वो कहीं जानवर का शिकार हो जाता है। वो अपने लोगों को आके अपने ग्रुप के लोगों को बताना चाहता है, भाषा तो था ही नहीं, तो अपने काफ़ी तरह का वो हथकंडे अपनाया होगा, फिर अपने ऊपर कलर का अप्लाई किया होगा कि इस तरह का जो है जानवर ने या इस तरह किसी ने मुझे हमला किया। तो एक तो वो एक्सप्रेस करने के लिए एक तरीके से वो इस्तेमाल किया, और कीड़े मकोड़ों से अपने आप को बचाने के लिए भी वो बदन पे अपने मिट्टी का लेप लगाना, ये सब चीज़ें करना, इसके लिए भी उसने मेकअप का इस्तेमाल किया। तो अब वो उसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मेकअप पहले ज़रूरत से शुरू हुई। देन वो आता है, उसको मेडिसिन के रूप में उसको इस्तेमाल करता है, दवाई के रूप में। कहीं चोट लग गया, कभी ये हुआ, तो इस तरह का वो उसका इस्तेमाल होता है। फिर आता है वो इसके लिए जो पहले तो मेडिसिन जो पहले वो ज़रूरत थी, फिर मेडिसिन में आता है। फिर वो अपनी पहचान के लिए कि हम अलग हो, एक टाइप दूसरे टाइप से अलग हो, हमारे ग्रुप उनके ग्रुप के साथ ना मेल खाए, बदन में टैटू बनाना, ये सारी चीज़ें फिर वो अपने आप को पहचान बनाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर जब वक्त मिला उनको सबने मतलब सजने संवरने का वक्त मिला, खाने मतलब खाना पीना हो गया, नाचने गाना हो गया, तो उस समय जब वक्त मिला फिर हड्डियों के इसमें वो ज्वेलरी बनाना, अपने श्रृंगार करना, फिर ब्यूटिफिकेशन की तरफ वो लोग आगे बढ़े। तो ये एक मेकअप की अपने आप में एक जर्नी है। फिर हम आगे आते हैं। मेकअप जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्व की बात यह है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ जन्म को भी एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और मृत्यु को भी एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इनके बीच में मेकअप का भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका है। जैसे अगर हम जाएंगे उस मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे देखिए आपका डांसिंग गर्ल है, उसमें अपने कितने अच्छे से हेयर स्टाइल किया हुआ है, फिर ज्वेलरी पहने हुए है। हाँ, तो उनके ज्वेलरी जो बॉक्स वगैरह मिलना, श्रृंगार के चीज़ों का ये मिलना, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि मेकअप उस समय कितने ये लोग उसको महत्व देते थे मेकअप को। फिर आगे हम इंडस वैली में आ जाते हैं, और हड़प्पा इंडस वैली में एक ये भी वो लोग दांत का जो फॉल्स टीथ का भी इस्तेमाल करते थे, तो ये मतलब डेंटल का काम भी उनको पता था। तो फिर मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के बाद हम आते हैं फिर बौद्धिक पीरियड में भी काफ़ी सारे प्रूफ्स मिलते हैं। फिर हम अपने वेद ग्रंथ वगैरह में आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो है रामायण महाभारत, इनमें भी काफ़ी सारे प्रूफ्स है। जैसे रामायण में जाओगे कि चित्रकूट वन में राम जी सीता को श्रृंगार करते हुए मिलेंगे, और महाभारत में जाइए आप, अर्जुन और द्रौपदी जब वनवास से अंदर कौरवों के राज्य में घुस रहे थे, वो अपना रूप बदल के आ रहे थे, एक सरेंद्री बना हुआ था, एक ब्रह्मला बना हुआ था। तो इसका मतलब उस समय राजा रजौड़ाओं को अच्छा खासा मेकअप का मतलब ट्रेनिंग जो है वो दिया जाता था। तो फिर आगे फिर आते हैं कि हमारा हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी आप राजा या रानी उनको भी बहुत अच्छे से सजाया जाता था, तो आप वहाँ पे भी काफ़ी सारे एविडेंस मिलते हैं।
अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे खास करके जो हमारे ये सब के बाद नाट्य शास्त्र के अब हाँ, उसमें कालिदास के रचनाओं को भी देखिए। कालिदास के रचनाओं में भी आपको मेकअप के बारे में काफ़ी सारे मिल जाएंगे एविडेंस। फिर हम आते हैं नाट्य शास्त्र में क्या होता है, 20th चैप्टर में आहार्य अभिनय में नाट्य शास्त्र तो उसके बोलने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। हमारे पास मतलब अभिनय करने से पहले से लेकर अंत तक हर चीज़ के बारे में उसमें अच्छे से बहुत बढ़िया से उसके बारे में बताया गया है। मतलब उसमें एक्टिंग के बारे में भी बताया गया है, उसके पहले का रिचुअल के बारे में बताया गया है, आपके कॉस्ट्यूम के बारे में बताया गया है, ज्वेलरी के बारे में बताया गया, फिर वो बारीकियों से मतलब बहुत ज़्यादा बारीकियों से बताया गया, और अभिनय कैसे कैसे करना है, और मेकअप के बारे में बताया गया है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को ये जो है नाट्य शास्त्र है वो पांचवा वेद है, लेकिन हम यहाँ से जाते हैं पीटर कुक ने क्या किया और क्या किया, हम उनके सिद्धांतों को अपना लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो मतलब उनका जो बोलना है वो वेद का लकीर है, लेकिन हमारे पास वेद है वो लकीर उसमें हम नहीं खींच पा रहे हैं। मतलब हमारे जनरेशन तो खास करके मैं बताऊंगा इसीलिए क्योंकि मैंने काफ़ी फेस किया इन चीज़ों का। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है जब नाट्य शास्त्र में वो कलर को लेके कि एक रेड कलर है तो वो एक्सप्रेशन उसका मतलब वो नेगेटिव होगा, हाँ, भयानक होगा। वो कैरेक्टर को भी कलर के साथ उसको डिफाइन किया है। येलो कलर होगा तो वो अद्भुत होगा, हाँ, तो इस तरह का। वाइट होगा तो वो शांति ही होगा। तो इतनी बारीकी से अगर आपको मेकअप के साथ उसने जोड़ा या और चीज़ों के साथ जोड़ा है, मैं एक्चुअली सही में बता रहा हूँ। मैं ये कहानी आप लोगों को मतलब हिस्ट्री नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ हमारे थिएटर के साथ क्या लिंक है मैं ये भी बताना चाहता हूँ। अभी खास करके हमारा जो यंगर जनरेशन है, खास करके 10 साल 12 साल या 15 साल के अंदर जो लोग थिएटर कर रहे हैं, शायद बहुत लोग थिएटर कर रहे हैं। मतलब हमारे पास लगभग 5000 6000 से ज़्यादा ग्रुप होंगे भारतवर्ष में, उससे ज़्यादा होंगे, अंदाजन बता रहा हूँ। लेकिन और इतने सारे डायरेक्टर हैं, इतने सारे एक्टर हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये भाग दौड़ भरी मतलब ज़िंदगी में और ये कंपटीशन के अंदर, क्योंकि अभी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ है और उसके वजह से कंपटीशन बढ़ने से स्तर खराब नहीं होता, लेकिन हम कुछ चीज़ों को अनदेखी करते हुए जो जा रहे हैं उसके वजह से कुछ चीज़ें खराब हो रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट भी उसमें उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट को अनदेखी की जा रही है। तो उस तरह का देखा जाए तो मेकअप को मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा। जैसे एक डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट को चुनता है, उसके बारे में बातचीत करता है, अपना एक विजन, वो एक वो एक विजुअल मतलब उसके बारे में सोचता है, अपना विजन क्रिएट करता है, उसको लेके वो सपना देखता है। उसके बाद जब लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ को इस तरह का बना सकता हूँ, फिर वो एक्टरों को ढूंढता है, एक्टरों के साथ उसका बातचीत होता है, पढ़ना, रीडिंग करना, ये करना सब ठीक है। और उनको ये भी समझाया जाता है कि हाँ और हमारा ये टीम वर्क है और आप लोग को सारे एक साथ मिल के काम करना है। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हम और एक जो हमारे साथ है, जो डायरेक्टर के साथ उनके सपने को पूरा करने के लिए जो लोग हैं, जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं थिएटर के, खास करके लाइट, कॉस्ट्यूम, सेट, प्रॉपर्टी, मेकअप, हाँ, ये सारे चीज़ें जो है, ये इन चीज़ों के साथ क्या कि हम लोग को शायद जाने अनजाने में कहीं हम इन चीज़ों इन लोगों को शायद हम इकट्ठे नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं जितने दिन मैंने यहाँ थिएटर को यहाँ पे प्रोफेशनल प्रोफेशन के तौर पे अपनाया, मुझे ये कमी हमेशा खलती रही है, जिस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। क्योंकि हम एक्टरों को तो कुछ बोलते हैं इस तरह का कि आप ये करो वो करो, लेकिन हम आते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल काम करके निकल जाते हैं। मैं सेट का काम किया,
आया, नाटक देखा, रिहर्सल देखा और जाके सेट डिजाइन किया, स्क्रिप्ट पढ़ा। और डायरेक्टर सबको स्क्रिप्ट देते हैं, खास करके मेकअप आर्टिस्ट को और प्रॉपर्टी डिजाइनर को शायद ही स्क्रिप्ट मिलता है। और ये कहना है कि आपने सबको स्क्रिप्ट दिया और उन्होंने अपने हिसाब से सेट को बनाया, और डायरेक्टर ने जो उनको बताया कि हाँ मुझे इस तरह का ये नाटक है और मैं इस तरह का ब्लॉकिंग किया हूँ, उसी हिसाब से आप देखिए सेट कैसे बनाना है। तो आप उनको अपने साथ जोड़ने के बाद उन्होंने एक आपको सपना को पूरा करने के लिए उन्होंने भी एक बना के ला के दिया, सेट या कस्टमर जैसा भी हो, वो आके आपको डिजाइन करके ला के दिखाया और आप उसको अप्रूव करते हो या फिर उसके आगे काम करते हो। लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट को क्यों नहीं देते स्क्रिप्ट? एक बार उस मेकअप आर्टिस्ट को भी स्क्रिप्ट देके देखिए ना। आप जो सपना देखे हो, शायद आप उसको ये स्क्रिप्ट दे के बोलिए कि मैंने तो ऐसा सपना देखा है, अब ये है स्क्रिप्ट तो ये बता रहा है, और आप हो मेकअप आर्टिस्ट, आप इसको कैसे देख रहे हो? आप इन तीनों को मिला के आप अपना एक विजन क्रिएट करिए। देखिएगा आपने जो सोचा था उससे 3 गुना अच्छा करके वो मेकअप आर्टिस्ट देगा। हाँ, अभी फिलहाल नहीं है, बिकॉज क्योंकि हमने मेकअप आर्टिस्टों का उस तरह का हमने उनको रास्ता नहीं दिखाया, राह नहीं दिखाया, जिस वजह से मेकअप आर्टिस्ट को 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले बुलाया जाता है कि आओ मेकअप करो, ये मूंछ लगा दो, दाढ़ी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। और वो बेचारा भी घबरा जाता है। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के अंदर करेगा तब क्या करेगा? खाली बेस लगाएगा, उससे जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ गया? हम इस क्रिएटिविटी को तो हम ख़त्म कर दिए। और एक चीज़ है, कभी कभी ये भी होता है कि हमें मतलब जितने सारे लोग इकट्ठे बैठ के एक बार कभी डिस्कशन करना चाहिए कि मैंने ये सेट बनाया है, डायरेक्टर ने ये ब्लॉकिंग किया है, मैंने ये सेट बनाया है, मेरा सेट का टेक्सचर जो है ऐसा है, और आपने जो कॉस्ट्यूम बनाया है वो क्या आपका टेक्सचर और कलर के साथ मेरा कॉस्ट्यूम कहीं मर्ज तो नहीं हो रहा है? मेरा लाइट कहीं आपका मतलब उसको सेट और कॉस्ट्यूम को मतलब उसको डोमिनेट तो नहीं कर रहा है? अब मेकअप आर्टिस्ट आया, उसने कोई कलर लगा दिया है, एक वो अगर वाइट कलर लगाया हुआ है और आपने उसमें से रेड कलर मार दिया, तो पब्लिक के पास तो और कोई कलर जा रहा है, वो पिंक कलर जाएगा। तो उसके पास तो प्रॉपर वो कलर नहीं गया जो चाह रहा था डायरेक्टर। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको एक साथ डिजाइनर्स जो है वो बैठ के बात करना चाहिए कि मेरा ये काम है, इस तरह का मैंने किया है, प्रॉपर्टी में ऐसा कलर होना चाहिए कि एक्टर उसमें विजिबल हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद कौन विजिबल होना चाहिए, उसके बाद कौन विजिबल होना चाहिए, सीन के हिसाब से किसको पहले मतलब ये सारे चीज़ों पे कभी डिजाइनर को बैठ के डिस्कशन करते हुए शायद ही मैंने देखा नहीं है, मतलब देखा ही नहीं मैंने अभी तक, बहुत कम होता है। अब दूसरी बात है, कभी कभी ऐसा भी हम गलतियां कर जाते हैं, खास करके कुछ अच्छा करने के चक्कर में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरे साथ जो घटना घटित हुआ है, हालांकि ये मेकअप से रिलेटेड नहीं है, मेरे एक्टिंग से रिलेटेड है। एक बार एक वर्कशॉप हो रहा था भुवनेश्वर में, 2001 में हो रहा था। ये उसका कैंप डायरेक्टर रविंदर जी थे। तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 11 उस प्ले का नाम था, और वो रिहर्सल कर रहे थे हम लोग, और उसमें म्यूजिक का रिहर्सल चल रहा था, म्यूजिक की रिहर्सल चल रही थी, और स्टेज के ऊपर हम लोग म्यूजिक रिहर्सल कर रहे थे। ऑडिटोरियम अंधेरा था। एक ऑडिटोरियम के कोने में एक सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, सफ़ेद चप्पल, पूरे सफ़ेद कलर में एक बुजुर्ग इंसान बैठे हुए हैं कोने में, पूरा एंड में। और हम गाते गाते एक नजर जाती है, कौन भाई, क्यों बैठे हैं, ऑडिटोरियम तो कोई नहीं है, ये क्यों है? तो अचानक 5-10 मिनट के बाद अचानक वो शाउट करना शुरू कर दिए, चिल्लाना शुरू कर, ये आप। हमें लगा ये रॉबिन सर है नहीं, और ये ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिए हैं, कोई बाहर से बंदा होगा, इनको निकालो और ये करो, हम ये सोच रहे हैं। और उनके आवाज़ सुन के रॉबिन सर दौड़ के आए, सर क्या हो गया सर? हम उनको देख के अरे, तो तब वो उन्होंने मेरे तरफ इशारा किया, आप बाहर निकल जाइए। मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्यों ये बाहर निकाल रहे हैं, हम तो जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, और मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दिया जो मुझे बाहर निकाल रहे हैं? नहीं, आप जाइए। रविंद्र सर पूछ रहे हैं क्या हो गया सर, क्या हो गया? ना, आप पहले इनको निकालिए।
तो फिर मैं जब देखा जब रॉबिन साहब खुद सरेंडर किए हुए हैं उनके पास, मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गया उनके पास। जब गया तो सर मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप बताइए तो मेरी गलती क्या है, क्योंकि आप बेसुरे हो। तो रॉबिन सर थोड़ा सा रुक गए। सर ये पूरे ग्रुप में एक ही बंदा है जो थिएटर का है, ये थिएटर करता है, और जो लोग हैं बिल्कुल फ्रेशर है, और यही थोड़ा बहुत गाता है, ये कैसे बेसुरे हो गया? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बेसुरों के साथ सुर नहीं मिला पा रहा, इसलिए आप इनको भगाइए यहां से। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि बेसुरों के साथ सुर नहीं मिला पा रहा हूं मैं। मेरे दिमाग की बत्ती भड़क से जल गया और मैं सीधा पैर पकड़ लिया कि सर मुझे समझ में आ गया, मैं आपसे बेसुरा हूं। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा था कि आप सुनते ही आप चले जाओगे, आप चले जाइए। नहीं सर मुझे एक मौका दीजिए। फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैं, सर मैं तो बेसुरा हो चुका हूं। जब ये बात कहा तो उनके मुंह में छोटा सा मुस्कान आया। डिस्टर्ब तो नहीं करोगे ग्रुप में? नहीं सर नहीं करूंगा, जाइए। मेरा कहने का मतलब, हम थिएटर में ऐसा करते हैं बार बार कि बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं कि अरे इन लोगों ने एक अपना एक बनाया है, उन्होंने सेट अच्छा से बनाया है, लाइट अच्छे से दिया है, ये सब। अब मैं आ गया प्रॉपर्टी डिजाइन, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कर लिया जो उनके साथ मैच ही नहीं कर रहा है। तो मेरा करने का क्या मतलब है? उसका मीनिंग तो होना चाहिए। एक्टर कैसे उसको हैंडल करेगा, वो स्टोरी क्या बता रहा है, वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा प्रॉपर्टी में। तो ये एक हमारे पास चीज़ है। और उसके साथ साथ एक्टर भी बहुत इस मामले में थोड़ा सा बहुत कैजुअल होते हैं। एक्टरों को लगता है ये कि मैंने लाइन्स याद कर लिया, ब्लॉकिंग हो गया, अब वो सारी जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो गई, हम तो अब एक्टर बन गए। नहीं, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है वहीं से, क्योंकि अब आपके साथ और चीज़ें जुड़े हैं, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर ही है। आपको कॉस्ट्यूम को भी देखना है, आपको मेकअप को भी देखना है, आपको सेट को भी देखना है। सेट को आपको मतलब वो डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए आपको, लेकिन हम वो नहीं करते। अगर यही चीज़ मैं अपने हिस्ट्री में जाता हूँ, अपने ट्रेडिशनल मेकअप के तरफ जाता हूँ या ट्रेडिशनल फॉर्म्स के तरफ जाता हूँ, जैसे कुटियाट्टम है, कथकली है, यक्षगाना है, अंक्यनाट, भावना, ये जितने सारे फॉर्म्स हैं, अगर हम इनके तरफ जाते हैं, देखिए आपके नाट्य शास्त्रों को कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और उसमें उनको बेनिफिट क्या मिल रहा है। वो क्यों आके सुबह सुबह नहा धो के आके 10-11 बजे आके शवासन थोड़ा अल्पा आहार लेके शवासन में चले जाते हैं? क्या कारण है? शवासन में जाने का क्या मतलब? सोने के लिए तो शवासन में नहीं जाते हैं। और वो शवासन में जाने के बाद उससे पहले वो बेसिक मेकअप अपना करते हैं, खुद बेसिक मेकअप खुद अपना करते हैं, फिर शवासन में जाते हैं। फिर चुट्टी आर्टिस्ट आते हैं जो डायमेंशन देता है, नोज वगैरह वो साइड में जो लगाते हैं, जो उसको चुट्टी बोलते हैं, तो वो सब लगाने के लिए चुट्टी आर्टिस्ट आते हैं, उसको वो लगाते हैं। तब तक वो शवासन में रहते हैं। और शवासन में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सो गए, वो अपने चरित्र के बारे में सोचते हैं, अपने एनर्जी को सेव करते हैं कि वो एनर्जी सेव होने से कैसा मतलब कब काम आएगा वो एनर्जी, वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद चरित्र के बारे में, वो कहाँ मूवमेंट करेंगे, कैसा करेंगे, वो चरित्र कैसा है। तो ये सारे चीज़ें वो एक अंदर एक अपने मन में वो उसको रिकॉल करता रहता है और वो एनर्जी सेव करता है। एनर्जी जब सेव करता है, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, आप अभी ये वायरस के चक्कर में घर के अंदर हैं, आप 1-1.5 महीने से कोई काम नहीं किया, आपके अंदर वो भूख है ना, अभी मुझे मौका मिले मैं कुछ कर जाऊं। ये जो भूख है, जब आप दिन भर किसी से बात नहीं करते हो, आप परफॉर्मेंस के लिए जब तैयार हो जाते हो और अचानक आपको मौका मिला है, यहाँ पे मैं अपनी बातें रखने के लिए मुझे वक्त मिला है, वो जो एनर्जी दिन भर का आपने सेव किया यहाँ पे वो दिखता है। और वो आपको ऑडियंस बिलीव भी करता है, आपको मानता है, भगवान मानता है। अगर नेगेटिव कैरेक्टर है तो वो उसको आपसे डरता भी है, और वो भी कहीं से, यहाँ से कहीं कोई एक कैरेक्टर आ गया, वहाँ से कोई एक कैरेक्टर आ गया, उसी हिसाब से ऑडियंस उसको एंजॉय करता है। लेकिन अब हम जब आते हैं
मैं मानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे समस्या और भी है, जैसे ऑडिटोरियम की समस्या है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि सरकारी ज़मीन में भी लोग ऑडिटोरियम बना कर बैठे हैं, लेकिन अपनी मनमर्जी का पैसा लेते हैं, हमें समय भी नहीं देते हैं। कम एक दिन में 2 टाइम ऑडिटोरियम को ये दिया जाता है कि आप इतने समय तक कर लीजिए, फिर 2 बजे के बाद और आपको दिया जाएगा। उसमें समय भी कम होता है, लेकिन फिर भी जितना समय दिया जाता है उतने समय के अंदर हमें अपना काम तो करना ही है। अब उसमें अगर आपको मेकअप के लिए बहुत समय नहीं मिल रहा है, आपको वो एक शांत आप रह के आपके कैरेक्टर के बारे में चिंतन करने का एक वक्त नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप ग्रीन रूम में होते हो उस समय तो आप शांत रह सकते हो। क्यों नहीं रहते? उस समय शांत रह के सोचिए ना, आपको मूवमेंट कहाँ मत करना है, सेट में कहाँ कहाँ मुझे करना है, मेरे मेरे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ मेरा क्या रिलेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें सोचिए। अपने चरित्र, अपने को एक्टर के बारे में सोचिए, फिर देखिए आपको उसमें क्या नया रिजल्ट मिलता है। फिर ये भी होता है कि हम लोग ग्रीन रूम में हो हल्ला करते हैं, आप सबको पता है, अब ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो हम सबको पता है कि हम जब ग्रीन रूम में होते हैं बहुत ज़्यादा हो हल्ला, एक दूसरे को छेड़छाड़ करना ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फी, कॉस्ट्यूम पहन लिया, एक सेल्फी ले लिया, 2 लाइन बोल दिया, फेसबुक में डाल दिया। क्या आपको पता है, आप जाने अनजाने में इस मीडियम का जो इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इसमें आपका नुकसान नहीं हो रहा है? नुकसान हो रहा है मेरे हिसाब से। आप देखिए, ऑडियंस जब अपना सारा काम काज छोड़ के आपके नाटक देखने के लिए आता है, अपने दिमाग में सब कुछ वो भूला चुका होता है, क्योंकि उसको नाटक देखना है। वो एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट करता है, मुझे अब नाटक देखना है। और अगर वो आपके कोई साथी है, या आपके कोई थिएटर लवर है, या आपके परिवार के कोई है, वो आते हैं, वो जानते हैं कि आप वो परफॉर्मर हो, आप वो मैं हूँ या कोई और कैरेक्टर है, वो जानते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं ये कौन से रूप में आएगा। तो वो खाली स्पेस वो बना के आते हैं, वो जिस रूप में आएगा हम इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आपने जो ये इमेज भेज दिया, ये जो वीडियो भेज दिया 2 लाइन बोल के मेरे आंखों के आगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब बातों को, तो उसमें क्या होता है कि आपने उसने जो खाली स्पेस क्रिएट किया था आपको देखने के लिए, उसका जो एक भूख था, आपने उसको मार दिया, उसको खत्म कर दिया। अब वो आपको उस तरह का नहीं दिखेगा, उसको तो समझ में आ गया, हाँ ये इस तरह का आएगा, ये इस तरह का ये करेगा। इसलिए हम लोग को पहले बोलता था, कॉस्ट्यूम पहने हो तो बाहर मत निकलो, मेकअप कियो बाहर मत निकलो, क्यों बोला जाता था? तो ये सारी चीज़ें शायद हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोगों से शायद इन चीज़ों का थोड़ा सा डिस्टेंस बनता जा रहा है, जिस वजह से शायद इसका असर हमारे थिएटर पे भी पड़ रहा है। और एक बात है, एक्टर जो है अपना ध्यान इसलिए भी नहीं रखता कि एक्टर का फेस खास करके है, वो सब कुछ है, बॉडी है ही, लेकिन हम अगर जब मेकअप करते हैं, एक साथ 1 घंटे के अंदर 20-25 बच्चे आ गए कि आपको 1 घंटे में मेकअप करना है। अब 1 घंटे में वो इंसान मेकअप करेगा, उसके पास 1-2 स्पंज होंगे, और उसने बेस लगाया आपके फेस पर, लगाता चला गया, लगाता चलेगा, एक के बाद 15-20 लोगों का मेकअप उसने कर दिया। क्या आपका ये नहीं है कि आपका कर्तव्य नहीं है कि आप अपना ध्यान खुद रख पाए? एक स्पंज आपको बीमार कर सकता है कि नहीं? इसका स्किन का क्या प्रॉब्लम है, इसका स्किन में क्या साइड इफेक्ट है, आपने इस स्पंज से इस स्पंज में उसके फेस में गए, उस स्पंज से फिर उसके फेस। एक स्पंज आप इंडिविजुअल ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए ज़िंदगी भर के लिए। छोटी सी बात है, लेकिन वो बहुत मायना रखता है। रख लीजिए अपने पास, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। आप भले उनका बेस इस्तेमाल करिए, उनके और भी मेकअप किट का सामान इस्तेमाल करिए, आप बोले कि मेरे स्पंज से आप करिए, मेरा स्पंज मुझे वापस दे दीजिए, इतना तो कर सकते हैं हम। तो ये एक्टर भी बहुत ज़्यादा कुछ मुझे लगता है कि इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अभी ये वक्त मिला है सोचने के लिए, और इसमें सोचना चाहिए। फिर हम आते हैं 3D मेकअप के बारे में, हम थोड़ा सा भी ये बात करेंगे, जो हम इसको एडवांस मेकअप भी बोलते हैं, हम इसको प्रोस्थेटिक मेकअप भी बोलते हैं, और 3D मेकअप भी बोलते हैं। तो इसलिए ये बोलते हैं कि हमारा जो बेसिक मेकअप है, वो हमारा फेस तो 3D है, 3 डायमेंशन है,
लेकिन हम बेस लगाने के बाद हम एक लाइन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं चाहिए थोड़ा सा हम कम कर दीजिए, छोटा कर देते हैं लाइन खींच के। फिर यहाँ पे शार्प कर देते हैं नोज को, ना होते हुए नोज शार्प, हम नोज को शार्प करने की कोशिश करते हैं। आँख बड़ा ना होते हुए भी लाइन खींच के हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो बेसिक मेकअप में। लेकिन एडवांस मेकअप में आपके पास डायमेंशन है, उसका प्रॉपर वेट है, उसका हाइट है और उसका टेक्सचर है, ये सारे चीज़ें आपके साथ है। हाँ, आपको ऑडियंस जैसा आप रूप लिए हो, ऑडियंस उसी हिसाब से आपको स्वीकार करेगा, आप उसी हिसाब से देखेगा, उसको कोई फेक नहीं लगेगा। एक ये अच्छी बात है। तो जब मैं मेकअप सीखने के लिए यूके गया, तो मैं फाइन आर्ट के बैकग्राउंड से हूँ, मैं स्कल्पचरिस्ट हूँ, मैं पेंटर हूँ। जब मैं वहाँ पे सीखने के लिए गया तो मैं दिन भर काम करता रहता था, और मेरे आर्ट को देखने के लिए, मेरे आर्ट वर्क को देखने के लिए जब ब्रेक होता था तो वहाँ के जो आसपास के जो आर्टिस्ट होते थे, वहाँ के जो उनके वर्कशॉप में जो लोग काम करते थे, उनके टीचर्स, वो सारे एक साथ आते थे देखने के लिए। कुछ तो नया किया होगा बंदा, कुछ हट के किया होगा। हम मतलब शायद मैंने कुछ इमेजेस आपको भेजा होगा, अगर आपने उसमें डाला होगा तो आप लोग देखे होंगे उस इमेजेस को। तो वो मेरे काम को देखने आते थे, लेकिन मेरा काम होता था, वहाँ हजारों केमिकल्स रखे हुए थे, मुझे देखना होता था कि ये केमिकल्स इतने सारे हैं, मैं इसको कैसे याद रखूं। उसमें तरह तरह का केमिकल्स है, जैसे लेटेक्स है, ये क्या बोलते हैं, प्लैटिनम सिलिकॉन है, थिन सिलिकॉन है, उसके बाद रबर है, जेलाफिक्स है, जेलाफोम है, हाँ, इतना बहुत सारे मटेरियल है। तो इन सारे मटेरियल का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वो अपना क्लाइमेट के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ ठंड है, यहाँ गर्मी है, मेरा ये काम करेगा नहीं वहाँ पे। तो ये सारे चीज़ों को द्वंद्व में रखते हुए धीरे धीरे फिर मैंने उनसे अपना जो द्वंद्व है मन का, उसको क्लियर करते हुए मैं उनसे ये सारी चीज़ें सीखता गया और चीज़ों को जानता गया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। मैंने एक बार जो हमारे टीचर हैं माइक जी, तो मैंने उनको पूछा ये एडवांस मेकअप आया कहाँ से। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब बहुत सारे सोल्जर्स के हाथ पैर कट गए, नोज कट गए, कान कट गए, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे उड़ गए, तो उनको मतलब लगाने के लिए, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, सर्जरी का जो हमारे हिस्सा है, तो उसको सर्जरी करके उस पार्ट को छुपाने के लिए जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो धीरे धीरे यही चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये मेकअप फिल्म के अंदर एंटर किया, और ये धीरे धीरे ये एक बन गया, जैसे एडवांस मेकअप का एक शुरुआत वहाँ से हो गया। मुझे कुछ ये बात हजम नहीं हुई। फिर मैंने वहाँ के एक आध किताब पलटे, उसमें भी यही बात देखने को मिला। फिर ये सवाल लेके मैं अपने साथ आया यहाँ पे दिल्ली में। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं मुंबई आ जाता, एडवांस मेकअप करता, खूब पैसा कमाता, और दूसरा मेरे पास रास्ता था थिएटर, जबकि मैं थिएटर को बहुत चाहता था। अब मुझे ऑप्शन मिले थे, मतलब ऐसे काफ़ी सारे मौके मिले हैं कि आप एडवांस मेकअप करना है, लेकिन वो किसी वाद विवाद की वजह से हुआ नहीं, मैंने किया नहीं। लेकिन जब मैं थिएटर के लिए ये आया, तो थिएटर में मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँ। एडवांस मेकअप है, बहुत कॉस्टली है, और उसमें टाइम टेकिंग वर्क है। अब मैंने इसके लिए तरह तरह के चीज़ें देखना शुरू किया कि हमारे यहाँ पे मिलता क्या है। हमारे पास नेचुरल सोर्स क्या है, मतलब जो नेचुरल मेकअप की चीज़ें जो है उनमें से भी, जैसे मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना ट्रेडिशनल मेकअप की तरफ से जा रहा हूँ, तो उनमें से भी कुछ मुझे सोर्स मिले कि अगर ये ऐसा कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो उनको लेके मैं फिर आगे रिसर्च करता रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी करिए। तो फिर मुझे, अगर वो सर्जन की बात कर रहे थे कि वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड के दौरान अगर ये चीज़ हुआ, तो हमारे पास तो मतलब क्या बोलते हैं, बौद्धिक पीरियड के देख लीजिए, मतलब सुश्रुत
जो है वो फर्स्ट सर्जन कहलाते हैं वर्ल्ड का। तो वहाँ पे वो खुद उस समय कटे हुए सिर को भी मतलब जोड़ रहे थे, हाथ कटे हुए हाथ, आई ऑपरेशन, दांत का चेंज करना, ये सारी चीज़ें सुश्रुत भी कर रहे थे। तो हमारे पास तो ये ऑलरेडी है। और मज़ेदार बात है, अगर हम थोड़ा सा उससे आगे नाट्य शास्त्र की बात करें, पहला पन्ने में पहला इमेज नटराज जी के हैं, शिव जी। शिव जी तो सर्जरी के और आगे ये कर देंगे, अपने बेटे का सिर काट दिए और यहाँ पे गणेश जी का सिर थमा दिए। ये सर्जरी का काम नहीं है क्या? तो एक तरह से देखा जाए हमारे ट्रेडिशन में, मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म्स में भी ये सारे देखने को मिलता है। जैसे मैं कथकली की बात कर रहा हूँ, कथकली में भी हमने जो ये चुट्टी लगाया है ये डायमेंशन दे रहा है, हमने ये नोज को जो एक्सटेंड किया है वो भी डायमेंशन दे रहा है। हमने जो मटेरियल इस्तेमाल किया है, जैसे हमने राइस पाउडर, उसमें चूना मिक्स किया है, उसमें लेमन इस्तेमाल करके इसको जो दिया है, लाइन्स दिया है, जो उभार उसको दिया है, वो तो और अच्छी बात है। हमारे पास सारे नेचुरल सोर्स है, हमारे पास एक ऑप्शन है। मैं अगर शिव जी की बात ये करा, अगर हम इसको मिथ भी मानते हैं, लेकिन हमारे पास एक सोर्स तो है, एक दिशा है। हम अगर उसमें जाते हैं कि हमारे पास जितने सारे देवी देवता हैं, जो भी और भी कैरेक्टर हैं, वो सब फैंटेसी कैरेक्टर है। और हम दुनिया जो फैंटेसी को ढूंढ रहा है, हम फैंटेसी में जी रहे हैं। बात ये है कि हमारे पास दुनिया भर के, हमारा खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर हर चीज़ में फैंटेसी फैंटेसी है। हमारे कहानियाँ, हमारे जितने सारी चीज़ें हैं, हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि आप दिया जलाइए, हम पूरा दिवाली बना दिए, पटाखे फोड़ दिए। हम लोग हर चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारे ही पास सब कुछ है, खाली इतना है नहीं है जो रिसर्च और रिसोर्स, इन दोनों की कमी है हमारे पास। मुझे लगता है हमारे ये जनरेशन अगर इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचे कि हाँ, अब हमें इन चीज़ों को लेकर इसमें करियर बनाया जा सकता है, और ये आपको, अगर आप इसको प्रोफेशन बना रहे हो, आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। अगर एडवांस मेकअप की बात करो, एडवांस में सबसे ज़्यादा पैसा है इंडस्ट्री में, आपकी मन मर्जी का पैसा आपको मिलता है। और थिएटर के लिए मैंने जो सोचा था, फिर मैंने भी अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा है और नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट मैंने कई प्लेज में अप्लाई भी किया है, और मैं सक्सेस हुआ हूँ। कम समय में कैसे जल्दी उस एडवांस मेकअप को इस्तेमाल किया जाए, कैसे हटाया जाए कि और एक कैरेक्टर वो कर पाए, कितना समय के अंदर मैं ज़्यादातर लोगों को ये एडवांस मेकअप अप्लाई करके उनका ऊपर ये कर। हाँ, कुछ लोग ये भी सवाल कर सकते हैं, क्या ज़रूरी है क्या एडवांस मेकअप में? नहीं, ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, जहाँ पे ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम तो बहुत तरह तरह का थिएटर करते हैं। हम नुक्कड़ भी करते हैं, हम फोक परफॉर्मेंस भी करते हैं। हमारे अब के समय में तरह तरह का थिएटर हो रहा है हमारे साथ, और ये अच्छी बात है हमारे लिए। जब नए नई चीज़ें आएंगे, नए चीज़ों का सामना हम करेंगे। मैं भी यही तो बोल रहा हूँ कि आप और भी लोग शामिल हुए, इसको अपना प्रोफेशन के रूप में अपनाइए, क्योंकि आप लोग जब जुड़ोगे, नए नए चीज़ें आप भी निकालोगे, मैं भी कुछ निकालूंगा, तब हम दुनिया को बोलने के लिए होंगे कि हाँ, हमारे पास भी कुछ है, और ये तर्क हमारा सही है कि हम भी कुछ हैं और हमारे पास भी कुछ हैं। तो ये बोलने के लिए भी हम मतलब अपने लिए खुद रिसर्च करें, इन चीज़ों को लेके इसकी जानकारियाँ इकट्ठा करें। अब मैं थोड़ा सा ये मेकअप को लेकर तो इतना सा बता दिया। अब थोड़ा सा क्योंकि समय ऐसा कम है, तो अभी और 2 सब्जेक्ट है, मास्क को लेके थोड़ा सा बात करते हैं। मेरा बचपन जो है खेल कूद में, जब मैं ज़्यादा खेल कूद में करता, खेलते खेलते मैंने ये सारी चीज़ें बनाना सीख ली, मतलब लगभग सीख लिया था। और मेरा पहला गुरु जो है, एक मेरे घर में काम करने के लिए आता, मतलब जो एक फार्मर आते थे, एक कृषक, जो वो मुझे मेरा पहला मास्क बनाने का गुरु हैं वो। तो वो क्या करते थे, मैं इंतज़ार करता था कि हमारे खेती में काम करने के लिए आए हैं, और मैं क्या करता था, उससे पहले कि जो केकड़ा, खेतियों में केकड़ा सब मिट्टी ऐसे निकाल के रखे रहते थे, चिकनी मिट्टी को,
तो मैं उसको कलेक्ट करके उसको थोड़ा सा हार्ड करके जो काम करने लायक हो उसको अरवी के पत्ते ढक के खेती के किनारे छुपा के रखता था और घूमता रहता था, क्योंकि मुझे काम रोकूंगा तो मुझे डांट भी पड़ेगी। तो अब जैसे ही वो फ्री होता था मैं इंतजार करता था कि कब फ्री हो। जैसे ही फ्री होता था उसको पता होता था कि ये किस लिए यहाँ पे मंडरा रहा है, तो क्या चाहिए तुझे। मैं बोलता था कुछ मास्क बना दो, कुछ और प्रॉपर्टी बना दो, कुछ और चीज़ें बना दो, कुछ फल बना दो। तो वो इतना सरल तरीके से मुझे वो बना के सिखाता था, शायद उसका असर मेरे ऊपर अभी तक है, जो मैं अपने स्टूडेंट के ऊपर कभी मतलब वो मतलब उनको ये डराता नहीं। मैं खुद डरा, मतलब मुझे डराया गया था कि ऐसा ऐसा, जब फाइन आर्ट्स में आया तभी भी डराया जाता था मुझे, नहीं नहीं ये आपसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। मुझे मेरे टीचर भी जो दूसरे क्लास के, जो मैं तो हर क्लास में घुस जाता था मेरा अपना काम ख़त्म करने के बाद, तो वो लोग बोलते थे आप जाइए, आप पेंटिंग के नहीं हैं, आप पेंटिंग में क्यों घुसे हो, आप जाइए आप अपना स्कल्पचर बनाइए। तो लेकिन हम जिदखोर थे, हम घुसते थे, काम करते थे। तो फिर मैंने मतलब वो स्कल्पचर को बनाने के लिए जब देता था वो देखता था, और वो क्या करता था, जैसे अपने टांग उठाया उसने, मैंने बोला कि हनुमान का मास्क दे दो, वो क्या करता था, ऐसे घुटना उठा लिया, घुटने के ऊपर मिट्टी को ऐसे दबा दिया, एक ऐसा सर्किल सा बन गया, और एक सर्किल से ऐसे दोनों हाथ को रखा और नीचे ऐसे खिसका दिया। अब देखिए ये जो घुटना है ये हनुमान का मुंह का काम किया, धीरे से निकाल दिया, अब उसको पलट दिया, अब ये मुंह का काम कर गया घुटना, और यहाँ ऐसे जो हाथ का जो ये दबा हुआ था उसमें वो आँख का एरिया आ गया, और जो एक्स्ट्रा मिट्टी बता वो फोरहेड हो गए। और उसमें वो खेती से 2 आलू, जो छोटे छोटे आलू जो हम उठाते नहीं है खेती से, उसको निकाल के उसके अंदर डाल दिया, आँख 2 बना दिया। देखो वो कितना आसानी से उसको समझा। यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट के साथ करता हूँ, मैं उनके ऊपर कभी बोझ नहीं बनता, और ना मैं बोलता हूँ अगर आप नहीं कर पाओगे ये मेरी गलती है, अगर आप कर लिए तो वो आपका है, और मैं आप जब तक नहीं करोगे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने हर तरह के हथकंडे अपना लेता हूँ, करवा के छोड़ता हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। और उन्होंने मुझे इस तरह का, उन्होंने मुझे बेसिक जो मास्क बनाना, कुछ फल बनाना, ये सब चीज़ें सिखाया। मैं फिर क्या करता था कि छोटे छोटे घर के पीछे मटके रखे हुए थे कि वो मूरी बनाने के लिए अलग मटका, चावल ये करने के लिए अलग मटका, ये सब अलग अलग मटके रखे हुए थे घर के पीछे। तो उसको छुपा के लेके तोड़ के दीवार में लगा के उसके ऊपर मिट्टी लगा के नाक बनाना, उसके ऊपर बाल बना देना ऐसे करके, जैसे गौतम बुद्ध का होता है। तो उस तरह का बना के हम महापुरुष बनाते थे। तो उसके लिए मार भी बहुत पड़ता था कि हर रोज़ 1-2 या 2-3 दिन में एक मटका फूट ही जाता था। मतलब इसके लिए दादी माँ तो पहले दौड़ा दौड़ा के मारती थी। तो इस तरह का फिर मैं फाइन आर्ट्स में आया। फाइन आर्ट्स में आने के बाद फिर वहाँ पे मेरे जो मटेरियल का इस्तेमाल करने का तरीका बदला, अलग अलग। फिर हमें और चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, जो हमारे हर एक स्टेट में अलग अलग तरह का मास्क बनता है। और देखिए हमें कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे ही कंट्री में इतने तरह के मास्क है, इतने तरह के प्रॉप्स है, और बनाने के तरीके भी इतने अलग अलग तरीके के हैं। तो हमें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बांस से बना रहा है, कोई गोबर से बना रहा है। हाँ, अब माजुली की तरफ जाइए, आपके बांस में वो पूरा सांचा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर वो गोबर और मिट्टी का लेप बना के फिर कपड़ा बिछा के उसके ऊपर वो मास्क बनाते हैं। बहुत सुंदर है। आप इधर मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इधर झारखंड की तरफ जाइए, ढोकरा कास्टिंग के भी मास्क मिलेंगे आपको और भी मटेरियल के बने हुए। आप लद्दाख की तरफ जाइए, वुडन मास्क मिलेंगे आपको। अब जहाँ जाएंगे आपको कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें, मास्क सब मिलते रहेंगे, और उनके तरीका, बनाने का तरीका। और ये होता है कि हम लोग दिमाग में क्या करते हैं, अगर इसने बांस से यही चीज़ बनाया तो उसके अलावा इससे और कुछ चीज़ बन नहीं सकता, ये सोच के जब बैठ जाते हैं हम, और नया चीज़ बना नहीं सकते। हमें अगर उसने ये मास्क बनाया है तो और चीज़ क्यों नहीं बनेगा इससे। जब ये सोच हम रखेंगे तब हम और भी नए नए चीज़ बना पाएंगे। ठीक है। तो जैसे मैं अब क्या बताऊं, उसके अब मास्क का इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं एक्टर के नाते जब मैं मास्क बनाता हूँ, मैं इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखता हूँ, क्योंकि जब एक्टर पहनेगा उसको दिक्कत तो नहीं होगा, और वो एक्टर मास्क को कैसे हैंडल करता है
वो हाथ में रखता है, स्टिक में रखा हुआ है, इसको बुला के फेस के आगे रखता है, या फेस में पहन रहा है, अगर पहन रहा है उसको घुटन तो नहीं हो रहा है। ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और नाटक में उसको उसकी क्या आवश्यकता है और मेरे मास्क के थ्रू मैं नाटक को क्या दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और मटेरियल कैसा होना चाहिए जो एक्टर इजीली इसको हैंडल कर पाए, तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मास्क बनाते हैं। अब आए प्रॉपर्टी की तरफ हम आते हैं। स्टेज प्रॉप। स्टेज प्रॉप भी एक ऐसा है कि पहले तो हम उसके डिसिप्लिन की बात करते हैं। हम लोग एक्टर हैं, हमारा एक्टिंग हो गया है, प्रॉप बाहर लेके फेंक दिया। आप अगर आपके कपड़े में अगर अच्छा कपड़े पहने हो, अगर इसमें दाग लग जाता है, आपको बुरा लगता है, कष्ट होता है। और ये चीज़ मैं ये बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं जब इस तरह का क्लास के दौरान मैं क्या करता हूँ, जानबूझकर बच्चों को बताता हूँ, आप बनाइए, मास्क बनाइए, आप प्रॉपर्टी बनाइए। बनाते 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 मैं उनको गाइड करता था, ये नहीं उसको वो बताइए, हाथ नहीं लगाता उनके काम में, आप वो करिए, उसको थोड़ा उभार दीजिए, इसका नोज को थोड़ा हाइट कर दीजिए, इसको होंठ को थोड़ा ये कर दीजिए, ऐसे बोलता रहता हूँ। और वो मेरे डायरेक्शन में वो सारी चीज़ें करते 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 एक मुकाम तक जब पहुँचते हैं, फिर मैं उनके पास बैठ जाता हूँ। फिर बोलता नहीं यार ये थोड़ा सा और अच्छे से होता तो उसको ये करके मैं करते करते उसको तोड़ना शुरू करता हूँ। तोड़ना मतलब जानबूझ कर तोड़ता हूँ, उसका एक्सप्रेशन देखता हूँ। जब उसको झटका लगता है, सर 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 इसको मत तोड़िए, क्यों? आप ये क्यों उस समय नहीं सोचते जब किसी आर्टिस्ट ने बनाया है और आप बैक स्टेज में इस्तेमाल करते हो, उसको गंदे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, उसको फेंक रहे हो, उठा के इधर पटक रहे हो, उधर पटक रहे हो, क्यों? आप ये सोचिए ना उस आर्टिस्ट के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जिसने बनाया है। अब मैं उसलिए तोड़ता नहीं था, मेरे स्टूडेंट का मैं मास्क इसलिए भी नहीं तोड़ता था। मैं तोड़ने का मेरा कारण ये होता था, ये अब तक जो मैं बताता जा रहा था अब वो कर रहा था, ये मेरे इशारे में काम कर रहा था। अब मैं इसलिए इसको प्यार से बोलता नहीं, इसको हो सकता है तूने तो बहुत अच्छा किया, इसको तोड़ता हूँ। तोड़ने के बाद मैं इसको वहीं पे उसका एग्जाम लेता हूँ कि मतलब उसको देखना चाहता हूँ कि उसने कितना सीखा है। फिर दोबारा वो जब बनाता है, ये जितने सारे मैंने बताया था अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बना लिया। अब मैं खुश हूँ कि चलो इसने सीख लिया, और वो उस मास से इसको और अच्छे तरीके से बनाता है, उसका एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है और उसमें और नया चीज़ वो ऐड करता है। तो मेरा कहने का तो फिर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का कैसे हैंडल होना चाहिए, और आप एक्टर के नाते उसको इतना मतलब जैसे आप अपने स्पीच के प्रति आप ध्यान देते हो, अपने और भी चीज़ों के प्रति ध्यान दो, अपने पर्सनल चीज़ों के प्रति बात। मैं तो ये बोलता हूँ कि पहले जो भी हो, स्टेज प्रॉप्स हो या मास्क हो, जो भी है, आप पहले आम जीवन में आपका पहले इसका इस्तेमाल क्या है, आप पहले ये जानना सीखिए, बाद में आप थिएटर में इसको अप्लाई करोगे। अगर ये चीज़ें आप जान जाओगे, इन फ्यूचर आपको कहीं कोई गलत चीज़ दे रहा है, कोई आप कोई एक स्कल्पचर खरीद रहे हो, पता चला कि वो पीओपी का है, मार्केट में मिल जाता है, आप लाते हो, हर रोज़ लाते हो, तोड़ के घर में रख देते हो। अगर इसकी जानकारी होती कि पीओपी की है और इसको इस तरह का बनाया गया है, इसको कलर ऐसा दिया गया है, आप ठगते तो नहीं ना। पहले अपने लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है, इसको आप इसमें कैसे इस्तेमाल करोगे, वो जानने के बाद फिर आप थिएटर में अप्लाई करो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप पहले तो आम जीवन में इस्तेमाल करिए इनको। मैं जो बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी के मटेरियल के बारे में बता रहा हूँ। कॉस्ट्यूम अगर आपने सीख लिया तो कॉस्ट्यूम के खाली कॉस्ट्यूम नाटक में ही इस्तेमाल करना है, क्या आप अपने कपड़े नहीं पहनते हो, आप उसको भी तो देखिए। आप मार्केट में जाए, आप खुद पहचान लोगे, ये कपड़ा है, ये मेरे काम का नहीं, वो कपड़ा है मेरे काम का नहीं है, आप ढूंढोगे। उसी तरह का आप जो कोई मटेरियल मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो वस्तु खरीदने जा रहे हो तो आप ढूंढोगे नहीं, यार ये मेटल तो खराब, ये मेटल का नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, ये इसका है, वो पत्थर का नहीं है। तो ये आपके जीवन में पहले इस्तेमाल हो, बाद में फिर थिएटर में करोगे तो उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि आपका इसका इस्तेमाल भी आपको पता हो जाएगा और आप इसको सलीके से इस्तेमाल भी करोगे, ठीक है। और दूसरी बात है, जब मैं प्रॉप्स बनाता हूँ तो मैं बाकायदा स्क्रिप्ट को ध्यान में रखता हूँ। मैं पहले ही प्रॉप हो या मेकअप हो, मैं स्क्रिप्ट मांगता हूँ।
मैं अगर डायरेक्टर से ना मांगूँ तो मैं अपने स्टूडेंट से मांगता हूँ या किसी और से मांग लेता हूँ, किसी धीरे से मांग के। पहले मेरा काम होता है कि मैं स्क्रिप्ट मांग के लेता हूँ, अगर कोई देता नहीं है फिर मैं चुप चुप के जाके, या टाइम होता है तो मैं जाके रिहर्सल भी देखता हूँ। देखने के बाद मैं डायरेक्टर का जो सोच है, स्क्रिप्ट में क्या बताया है और मेरा, इन तीनों को मिला के मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रॉपर्टी के थ्रू वो जो नाटक है वो अपनी कहानी मेरे प्रॉपर्टी के थ्रू जाए, वो डायरेक्टर के जाए, और डायरेक्टर का अपनी एक वो है कि वो अपना स्टोरी को अपने हिसाब से ले रहा है। और हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी यही चाहता है कि उसका भी एक स्टोरी जाए, लाइट डिजाइनर ये चाहता है उसका भी एक स्टोरी जाए। मतलब एक नाटक में कितने शेड्स हैं, हम अलग अलग तरह शेड के थ्रू हम देख रहे हैं कि अलग। तो ये, और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे जो थिएटर के बड़े बड़े महारथी, जिन लोगों ने मुझे ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे मौका दिया और मुझे फ्रीडम दिया, खास करके मुझे मतलब पूरी आज़ादी दी कि आप करिए। अब मैं हमेशा जब कोई प्रॉपर्टी बनाता हूँ, अब आप ये भी मत सोचिए कि हमें यही चीज़ से प्रॉपर्टी बनाना है। मैं मार्केट में निकल जाता हूँ, मुझे जो दिखता है, आपके घर में भी जो है, आप हर चीज़ में प्रॉपर्टी बना सकते हो, मास्क बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में नहीं है जिसमें आप कुछ चीज़ नहीं बना सकते। हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे चीज़ें बनाना है, आपको थिएटर में कैसी उसकी ज़रूरत है, किस तरह का, मतलब एक्टर उसको कैसे हैंडल। कुछ कभी कभी एक्टर भी ऐसा होते हैं, हमने पत्थर का एक बनाया है, थर्मोकोल से बनाया हुआ, भले ही हमने एक पत्थर का शेप दिया है और वो एक थर्मोकोल को पूरा आसानी से उठा के लेके चल पड़े। अब एक्टर वहाँ भूल जाते हैं कि वो पत्थर उठा रहे हैं, थर्मोकोल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हम आपको दिक्कत ना हो इसलिए थर्मोकोल दिखे, लेकिन वो विजुअल तो क्रिएट है ना, वो स्टोन का है। लेकिन यहाँ एक्टर का काम है उसको संभालना, यहाँ पे एक्टर वो सब चीज़ें भूल जाता है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं पहले जो मेरे काफ़ी मुझे जिस नाटक में, जिन जिन नाटकों में मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, और मार्केट में जाता हूँ मैं, गलियों में घुसता हूँ, जहाँ जैसे कबाड़ के उसमें घुस गया, मेरे साथ मेरे जो बंदे जाते हैं साथ में ये करने के लिए, सर यहाँ कहाँ घुस गए। अब मैं जब कूड़ा में कहीं भी पड़ा हुआ मिल जाता है, बोला ये भी चलेगा, ये मटेरियल अच्छा है। कहीं पैकिंग के एरिया में घुस जाता हूँ, वहाँ पैकिंग के सामान मिल जाते हैं, गत्ता मिल जाता है, इसमें भी मास्क बन जाएगा, इसमें भी ये बन जाएगा, उसमें भी बन जाएगा। सर आप कुछ भी उठा लेते हो, सर आप कुछ भी उठा लेते हो। अरे यार कुछ भी नहीं, इसी से सब कुछ होगा। तो मैं थोड़ा सा जो नाटक में मैंने ज़्यादा काम किया मैं उसके बारे में बता देता हूँ। केवलम पानिकर जी के मैंने एक नाटक है छाया शकुंतला 2013 में, उसमें मैंने जो मुझे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम करने का मिला था, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला था। देन भानु भारती जी के प्ले में अंधा युग में मुझे कुछ काम करने का मिला था 2011 में। बंशीकल जी के प्ले में किससे सूझबूझ के, जो टीआई के लिए अभी भी प्ले रन कर रहा है, वो 2015 में हुआ था, अभी 5 साल से लगातार वो रन कर रहा है प्ले। खेल मंडली खेल उनके और एक प्ले, खेल गुरु के और एक प्ले। तो इस तरह का उनके प्ले में, और उनके प्ले में मैंने ऐसा, अब मेरा एक होता है कि मन में कि मैं एक नाटक में एक मटेरियल का इस्तेमाल कर लिया तो फिर मेरे अंदर में वो होता नहीं यार, अब नहीं करना, इस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना, अब तो कुछ नया करना है। जब तक आपके लाइफ में चैलेंज ना हो तो फिर आर्ट वर्क करने का क्या फ़ायदा है। आप नए नए चीज़ों को मतलब बनाए लीजिए और उसमें मटेरियल में बनाइए, चैलेंज लीजिए ना, देखते हैं नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन इनके लिए, इन सब महान मतलब लोगों का मैं आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया है। फिर रॉबिन दास जी एडवर्ड सेकंड में उन्होंने मुझे 2009 में और उनके बहुत सारे प्लेज में और भी काम किया हूँ, लेकिन ये मेरा एक यादगार प्ले है। नीलम मानसी जी के ये बिटर फ्रूट, ये 2015 में मैंने किया था। अनुराधा कपूर जी के अंतिम अध्याय, ये मैंने 2011 में किया था। देन त्रिपुरारी शर्मा जी के भी काफ़ी सारे प्लेज में मैंने काम किया है। ओथेलो, देहांतर, राधा बिन थोर, ये सारी चीज़ें हैं, वो भी मैंने 2010-11 इस तरह का उसमें किया हुआ है। कमालुद्दीन नीलू जी के ये एनएसडी के हैं लेकिन वो बांग्लादेश के हैं। नेटिव पियर, वो भी मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने एक इमेज था, उनको चाहिए था कि वो बोल रहे थे कि अरुण मुझे
एक डेड बॉडी हॉस्पिटल में, बहुत सारे डेड बॉडी पड़े हैं, और वहाँ पे एक और बंदा जो तड़प रहा है मरने के लिए। अब मुझे ये बताओ ये कैसे इसको ये करना है, आप सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। तो मैंने बोला कि सर अब दूसरे डेड बॉडी पड़े हैं, एक डेड बॉडी जा रहा है, वो दूसरे डेड बॉडी उसको वेलकम कर सकते हैं, मतलब वो कि उसको वेलकम कर रहे हैं कि हमारे अब तुम हमारी दुनिया के लोग हो, आओ हमारे पास। तो फिर मैंने क्या किया कि उनके बॉडी में पूरा, उनके बॉडी में सफ़ेद कॉस्ट्यूम था, और वो एक खाली आउटर इमेज था उनके बॉडी में, वो सारे डेड बॉडी लेटे हुए हैं, और उनके हेड पे फ्लावर के पूरे बुके थे। उसमें शायद इस इमेज आपके इसमें होगा फेसबुक में। तो जैसे वो धीरे से एक साथ उठ के, और ये उसकी डेथ हो रही है और वो सारे डेड बॉडी एक साथ उठ के उसको वेलकम कर रहे हैं। अब वो सीन देखने के बाद आपको एक बंदा उसके पास बैठ के मतलब एक लेडी उसके पास बैठ के रो रही है, विलाप कर रही है। अब बताइए ये सीन कैसा हुआ होगा। तो शायद ये उन्होंने मुझे ये फ्रीडम दिया था जिसका मैंने इस्तेमाल किया। छोटी सी सोच है, और लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैंने मैकबेथ में भी, जैसे जमील अहमद जी का मैंने मैकबेथ में मैं आज वो जो वर्णम की बात करता है, जो विचेस की बात कर रहा है, क्या वर्णम सच में, क्या वर्णम उठ के आ गया? नहीं, वो सब मन का वहम भी हो सकता है, या वो आर्मी जो सिर के ऊपर वो मतलब जो सोल्जर्स हैं वो सिर के ऊपर ऐसा बन का झाड़ी वगैरह लेके वो आ रहे हैं, उसको दूर से वो मतलब उसको वो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हाँ पूरा जंगल उठ के आ रहा है। तो उसको आप किस तरह का सोच रहे हो? और वो विचेस जो एक के बदले विचेस का इमेज, इस तरह तरह का इमेजेस के आ रहे हैं। तो उसको मैंने एक तो एक्टर है, और एक्टर को प्रॉपर्टी के साथ कितना मर्ज करके, और कुछ स्टील प्रॉप, और स्टील प्रॉप भी ऐसा नहीं कि खाली स्टील रहेगा, वो स्टील प्रॉप भी इस्तेमाल होना चाहिए, और वो उसमें भी जीवन तब आएगा जब एक्टर उसको इस्तेमाल करेगा। और उसमें मैंने स्प्रिंग डाल रखा था जो आराम से हिल रहे थे, और जब बीचेस उसके बगल में चले जाते थे वो आराम से लग रहा था कि लहरा के सब बीचेस भी बात कर रहे हैं, ये भी उनके साथ बात कर रहे हैं, और वो कुछ अलग दुनिया का लगा था। अब एक बात बताऊंगा कि हमें हमेशा एक गलती करते हैं, स्टेज में बहुत सारी चीज़ें होता है, एक्टर आते हैं बोलते हैं यार स्टेज हमें खा गया, मतलब स्टेज बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है हमारे ऊपर, कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा है। तो वो आपका फॉल्ट है, आपको मानना पड़ेगा एक्टर के नाते, वो डिजाइनर का फॉल्ट नहीं है, सेट डिजाइनर का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आप उस सिचुएशन में आप उस सिचुएशन को फील नहीं करते हो, वो कहाँ पे आप हो, क्यों हो, किस लिए हो, ये सारे सवाल आपके मन में नहीं है। और ये होते अगर आप अपने घर में होते तो आप 50 बार आपके दीवार देखते हो, कहाँ पे घड़ी है, क्या है, सब चीज़ें देखते हो, आपके नज़र जाता है। तो जब आप मूवमेंट करते हो उनके साथ, आपके उस ऑब्जेक्ट के साथ आपके मतलब कनेक्शन रहता है, तब जाके उस ऑब्जेक्ट में जान आता है। आप उस ऑब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर किया तो आपको भूत जैसा आपको वो डिस्टर्ब करेगा। जब आप अपने साथ उसको लोगे और उनको साथ आप मुझे प्रॉपर्टी अगर हैंडल किए हो, चाय का कप ही पकड़े हो, कब इस्तेमाल करना है, मुझे चाय के कप कब दिखाना है, मुझे बात कब करना है, मुझे इसको कब एस्टैब्लिश करना है, इन सारे चीज़ों के बारे में एक्टर को सोचना है। ये चलिए वो डायरेक्टर और एक्टिंग टीचर और अच्छे से बता पाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये सब बता रहा हूँ। देन रोस्टेनेबल ओल्ड टाउन में मुझे बहुत अच्छे से मतलब प्रॉपर्टी के एक्सपेरिमेंट करने का मिला, प्रॉपर्टी मेकअप दोनों को लेके किया था मैंने। देन सत्यव्रत राउत जी के मैंने प्ले में किया था रेत, अगस्त का ख्वाब, जो अगस्त का ख्वाब है उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे विजुअल हैं जो दिल को छूने वाली विजुअल्स हैं जो मेरे बनाए हुए प्रॉप्स हैं। देन अभिलाष पिल्ले जी के रेडियो फ्रीडम, देन ओभिया कुल्ली, तो ये इनके है टू किल टू नॉट टू किल, टू किल और नॉट टू किल, ये 2016 में मैंने किया था। कन्हैया कैथवास जी के प्रोडक्शन में मैंने
एडवांस मेकअप का भी इस्तेमाल किया था। इन लोगों के मैं इसमें भी मैंने अभिलाष जी के प्ले में भी एडवांस का मेकअप का इस्तेमाल किया हूँ, कन्हैया कैथवास के प्ले में भी मैंने एडवांस मेकअप का इस्तेमाल किया है। तो ओवरऑल मैं देखा जाए इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद मुझे उन लोगों को इसलिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, इन्होंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे दिया और जिस वजह से मैं आज आप लोगों के साथ ये सारे एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रहा हूँ। थैंक यू। मुझे लगता है समय हो गया है, बाप रे 7:05 हो गया है। तो थैंक यू सर, टाइम। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लूँ और क्या क्या है इसमें। हाय सर, गुड मॉर्निंग। एक सेकेंड, समय कवर हो गया। हाय नीरज जी यादव, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अभिलाष, अभिजीत, यस गुड। यू कैन, कोई क्वेश्चन तो है नहीं, इट ऑल मुझे क्वेश्चन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। थैंक यू। अगर जी हेलो जयदेव जी, मैं सर विजय शुक्ला जी नमस्ते। सागर जी ठीक है। एक सेकेंड, हाँ तो ये सारे तो मैंने बता दिया सागर जी। ठीक है, थैंक यू। फिर दोबारा मैं आपको कोकोनट थिएटर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया और ये मैं अपनी बातें शेयर करने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। और आप लोगों को भी धन्यवाद, आपने अपना ये बहुत मतलब आपका अपना जो समय है आपने मुझे सुनने के लिए दिया, उसके लिए भी थैंक यू, धन्यवाद।